सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम लोग लूसेंट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप लोगों को पता है कि हम लोग लूसेंट का सीरीज लाए हैं, जिसमें पहला लेक्चर आप लोगों के पास जा चुका है, जिसमें हम लोग ऐतिहासिक स्रोत पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक काल और भी अन्य टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है, आप देखेंगे मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मानव का वैज्ञानिक नाम जो है वो होमो सेपियंस है। दूसरा है आपका आग का आविष्कार किस काल में हुआ। तो आग का आविष्कार जो है वो पूरा पाषाण काल में हुआ। तीसरा है पहिए एवं कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ। तो नवपाषाण काल में। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इसको भी आई आप कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि लूसेंट में बहुत सारे कंटेंट दिए गए हैं, उसमें से कुछ ही कंटेंट आपको लिए मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने जितना लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि और भी इम्पोर्टेंट हो, मैं नहीं निकाल पाया हूँ, बट ये जितना मैं निकाला हूँ वो सारा का सारा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला है आपका पूरा पाषाण काल को आखेटक एवं खाद्य संग्रह काल भी कहा गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ऐसे पूछ देगा कि आखेटक एवं खाद्य संग्रहण काल किसे कहा गया है। तो पूरा पाषाण काल को, ठीक है। आगे आप देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम पालतू बनाया किस जानवर को। तो कुत्ता को। ये बार बार पूछता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को अपना पालतू बनाया। तो कुत्ता को। अगला है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का इस्तेमाल किया। तो तांबे का। ये आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए, कृषि का प्रथम साक्ष्य हमें मिला है कहाँ से। तो मेहरगढ़ से, जो कि ये भी बेहद इम्पोर्टेंट है। अगला है, कोल्डी हवा का संबंध है। तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। अगला है, मृतकों का टीला किसे कहा गया है। तो मोहनजोदड़ो को, जो कि आपको ये सिंधु सभ्यता में मिला था। अगला है, भारत में जीवाश्म का प्रमाण हमें कहाँ से मिला। तो शिवालिक की पहाड़ियों से हमें सर्वप्रथम आग जीवाश्म का प्रमाण मिला था, ठीक है। अगला है, भारत में मनुष्य का प्रथम साक्ष्य तो नर्मदा नदी घाटी के भीमबेटका नामक स्थान से हमें मिला था, ठीक है। तो नर्मदा नदी घाटी आप इतना याद रखेंगे। अगला आपके लिए टॉपिक है लूसेंट का सिंधु सभ्यता। हालांकि हम लोगों ने सिंधु सभ्यता बहुत ही विस्तार से पढ़ रखा है, लगभग 2 से 3 लेक्चर्स आपके पास गए हैं, उसमें ऑलमोस्ट सभी के सभी आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर भी अगर आप एक बार इसको देख लीजिए, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। अगर आपको लगे कि कुछ उस लेक्चर्स में बाकी रह गया है जो आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ से उसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। आपको जो लगे कि हाँ ये नहीं कंप्लीट हुआ है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने ये लिखाया था, इसमें हो सकता है कुछ आपके बचे हुए हों, बट कोई नहीं, ये भी लगभग कंप्लीट हो गया था। अब ये फाइनली हम लोग यहाँ से वैदिक सभ्यता को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वैदिक सभ्यता देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। जो कि मध्य एशिया से। और ये कहाँ बसे थे। तो पंजाब एवं अफगानिस्तान में। तो आर्य लोग सर्वप्रथम मध्य एशिया से आए और ये बसे कहाँ थे। पंजाब और अफगानिस्तान में, ठीक है। आगे आप देखिए, पृथ्वी सत्तात्मक सभ्यता, यानी कि ये जो वैदिक सभ्यता थी वो पितृ सत्तात्मक थी। मैंने आपको सिंधु सभ्यता बताया था, वो क्या थी, मातृ सत्तात्मक थी। यानी कि सिंधु सभ्यता में अगर किसी का परिचय लेना होता था तो हम उसके माता के नाम से उसको जानते थे कि तुम किनके लड़के हो, तो वो अपने माता का नाम बताता था। जबकि वैदिक सभ्यता में क्या है कि ये पितृ सत्तात्मक है, यानी कि इसमें अगर हम किसी का परिचय लेते हैं तो उसके पिता का नाम से उसको जानते हैं। जो वर्तमान समय की सभ्यता, भारतीय सभ्यता भी जो है वर्तमान समय की, ये भी पितृ सत्तात्मक है, ठीक है। आगे देखिए, ये सभ्यताएं जो थी वो ग्रामीण थी, यानी कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि आप सिंधु सभ्यता में देखे थे जिसमें अधिकतर जो थी वो शहरी सभ्यता थी। अगला ग्राम का मुखिया जो होता था वो ग्रामणी हुआ करता था। द्रुपति कौन थे। तो पूरब थे। खैर हालांकि ये एक बार देख लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, ग्राम का मुखिया कौन होता था, ग्रामीण, ठीक है।
अगला है जनता के गतिविधियों को जानने वाला क्या था इस सभ्यता में, यानी कि जो वैदिक सभ्यता था उसमें जो जनता की गतिविधि देखता था, उनकी स्थिति क्या है, उन्हें स्पर्श कहा जाता था। यहाँ देखिएगा छूटा है, स्पर्श कर लीजिएगा, स्पर्श कहा जाता था। अगला है इसमें युद्ध शब्द के लिए गविष्ठ का उपयोग किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो गविष्ठ को। अगला है परिवार का मुखिया इसमें क्या होता था, तो कुलूप, यानी कि परिवार का जो हेड होता था उसे हम लोग कुलूप कहते थे। आगे है आपका दशरथ युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट करता है कि दशरथ युद्ध का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। या ऐसे पूछ सकता है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में हमें किसका वर्णन मिलता है, तो दशरथ युद्ध का। ठीक है। अगला है जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था, तो अमाजू। ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो कभी शादी नहीं करती थी महिलाएं उन्हें अमाजू कहा जाता था। जबकि गायों को क्या कहा गया है, तो गायों को अधन्या कहा गया है, गायों को अधन्या। अगला आपके लिए पॉइंट है आर्यों का प्रिय पशु कौन था, तो आर्यों का प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। ठीक है। आगे आप देखिए उपाधियों को पकड़ने वाले को क्या कहते थे, उग्र, यानी कि जो उपाधि धारण करते थे या उनको पकड़ते थे उनको उग्र कहा जाता था। अगला है गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था, तो वागजी। ठीक है, वाजपति। तो इसको आप नोट कर लेंगे। आगे आप देखिए इसमें जो है प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। हालांकि मैंने ये कल के लाइव सेशन में आपको बताया था, हालांकि एडवांस में ही मैंने बताया था, और भी कुछ बताया था, जैसे योग दर्शन का पतंजलि, सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, उसके बाद मैंने और एक बेसिक बताया था, तो बेसिक का कनाडिया उल्लू। तो आपने लाइव सेशन में लिखा है तो यहाँ छोड़ सकते हैं, अगर वहाँ पे छोड़े हैं तो यहाँ लिख लीजिए। ठीक है। अगला है आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा और प्रिय देवता कौन थे, तो इंद्र। ये पूछा है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था, तो घोड़ा, और देवता कौन थे, तो इंद्र। अगला है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी, तो लोहा थी, जिसे श्यामा अयस्क भी कहा जाता है या काला अयस्क। ठीक है। अगला है ब्याज लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था, तो वेकनट, यानी कि जो लोग किसी दूसरे व्यक्ति से ब्याज लेते थे यानी कर्ज लेते थे उनको वेकनट कहा जाता था। ठीक है। अगला देखिए ऋग्वेद के पवित्र नदी, ये आपसे पूछता है, तो ऋग्वेद के जो पवित्र नदी है वो सरस्वती है। ठीक है। आप कमेंट में बताइए कि ऋग्वेद, ये तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी हो गई सरस्वती, वर्तमान समय की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, ये आप बताइए। चलिए अगला देखिए झेलम का पुराना नाम, ये पूछ देता है कभी कभी, तो झेलम का पुराना नाम क्या है, बिदस्ता या बिस्तस्ता। हालांकि बिदस्ता यहाँ लूसेंट में दिया गया है, या इसको आप बिदस्ता भी कह सकते हैं, बिदस्ता। ठीक है। आगे देखिए चिनाव या इसी का दूसरा नाम भी होता है चेनाव। ठीक है। तो चेनाव का पुराना नाम क्या है, तो आस्किनी, पुराना नाम या दूसरा नाम कह सकते हैं। रावी का पुरुषनुवी या इरावती, कहीं कहीं इरावती भी आपको मिलेगा, इरावती। ठीक है। तो इरावती और या पुरुषनुवी भी आप लिख सकते हैं। अगला है सतलज का शताद्रु, ब्यास का बिपाशा, गंडक का सदानीरा। अगर इसमें आप स्किप करना चाहते हैं तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो है वो होल पॉइंट है, इसको आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ब्यास और गंडक ये पूछा है, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है। तो लगभग ये आपका हम लोग 2 से 3 टॉपिक कवर कर लिए यहाँ पे। अब एक ये छोटा सा उत्तर वैदिक काल बचा है, या इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। ये देखिए उत्तर वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था, तो सीरा या हल रेखा को सीता। ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, आप देखेंगे हल मतलब क्या, वही जो खेत को जोता जाता है, बैलगाड़ी का जो हल होता है उस हल को कहा गया सीरा, और हल रेखा एक होता था जिसको सीता कहा गया है। तो सीरा और सीता ये दोनों अलग अलग है, ये आप ध्यान देंगे। हल को सीरा और हल रेखा को कहा गया था सीता। ठीक है। अगला है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है,
तो वही आपका मुंडकोपनिषद से। तो ये तो आप जानते ही हैं कितना इम्पोर्टेंट है मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते जो है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है आपका उत्तर वैदिक काल में पहली बार पक्की ईंटें का प्रयोग हुआ है। तो कहाँ पे? कौशाम्बी में, यानी कौशाम्बी जो जगह था वही उत्तर वैदिक काल में, तो कौशाम्बी नामक स्थान पर सर्वप्रथम पक्की ईंटें का प्रयोग हुआ था। ठीक है। अगला है इस काल में, किस में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण थे। पहला था महाभारत, जिसे जय संहिता भी कहा गया है, और दूसरा रामायण। और एक यहाँ से पूछता है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत। इसको भी आप नोट डाउन कीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत, जिसका दूसरा नाम जय संहिता है, और रामायण। तो एक सबसे बड़ा महाभारत है, उसके बाद रामायण आता है। ठीक है। तो ऋग्वेद के 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य, एक महाभारत और दूसरा रामायण। ठीक है। अगला, इसी काल से गोत्र संस्था का प्रारंभ हुआ, यानी कि पूछता है कि गोत्र प्रथा किस में प्रचलित थी? तो गोत्र प्रथा आपका उत्तर वैदिक काल में प्रचलित था। गोत्र प्रथा में होता क्या था? जहाँ पे कुल या कबीले हुआ करते थे, तो वहाँ के लोग आपस में जितने भी गाँव जो काऊ होती थी, उनकी जो गोत्र हुआ करती थी, मल वगैरह जो मलमूत्र वगैरह होती थी, सबको एक जगह लाकर इकट्ठा करते थे। अपने समाज में जो भी सोसाइटी उनका होता था, उस सोसाइटी का एक स्थान होता था जहाँ पे गोत्र को प्रथा एक जगह वो लाकर इकट्ठा करते थे, उसी को गोत्र प्रथा कहा गया। तो ये मुख्य रूप से एकता का प्रतीत होता था। खैर, अब हम लोग यहाँ सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे तो लेक्चर्स लंबे हो जाएंगे। ठीक है। तो ये थे आपके उत्तर वैदिक। अब नेक्स्ट सेशन में हम महाजनपद का उदय जानेंगे। अब आप देखिए, ये लगभग आपका 11 से 12 मिनट का लेक्चर में आप यहाँ 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। ठीक है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि आपका वक्त ज़्यादा वेस्ट मैं ना करूँ, काफ़ी कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं। तो आई होप ये आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करना तो कतई ना भूलें। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।